चलिए दोस्तों देखेंगे बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उपयोग कौन सा करता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पेंचुरीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पहले जानेंगे दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या कहता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी। तीरंदाजी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि गति कहते किसे। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। समय के साथ, टाइम के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखा रहा गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। गति किसे कहते हैं तो हमने जान लिया, लेकिन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो इसका आंसर होगा क्या, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, बल गुणनफल है, किसकी गुणनफल है बल। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है भार और वेग का, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है भार और त्वरण का। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि हम बल कहते किसे हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखेंगे आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण होता है। बल का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बराबर v माइनस यू बटा टी। अब जानेंगे दोस्तों ये है क्या। ये हमारा है जो, ये आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए, मैं बोलते जाती हूँ, लिखवा तो नहीं पा सकती मैं इस पर, लेकिन इनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ए बराबर त्वरण होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ए बराबर त्वरण, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। और v बराबर दिया हुआ है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब हुआ प्रारंभिक वेग, इंटेनियल वेलोसिटी, और t के मतलब तो आप लोग जान रहे हैं, t का मतलब टाइम, समय। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वस्तु, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान का विकर्ण, वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु का द्रव्यमान, युक्त में से एक से अधिक या युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु पर लगने वाला बल। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाला बल के सीधे अनुपातिक होता है। वस्तु पर लगने वाले बल का
सीधे अनुपातिक होता है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वेग, बी में त्वरण, सी में द्रव्यमान और डी में बल। क्या होगा आंसर? होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध बल। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल होता है। अगर किसी वस्तु की स्थितिज अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति तो जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसमें किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग घर्षण। बॉल बेरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। क्या है? बॉल बेरिंग है जो बॉल बेरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह पर सिर्फ एक ही बिंदु होती है जिसके फलस्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पिच की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। क्या करता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? एक बार चेक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त एक से अधिक या कोई अनौपचारिक। आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। जिसे वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। आप लोग जान गए दोस्तों कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल में बताएं कि यदि किसी डोरी से बांधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वह अभिकेंद्रीय यानी केंद्राभिमुख बल कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा में परिवर्तन घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन को रिपीट बार बार कर दिया, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर हम देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थित ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई। क्या होगा इसका? चलिए तो दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, एक बस है जो सीधी रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? किस ओर झुकेंगे अगर अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है? बस है जो अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर। दाईं ओर एक तेज मोड़ ले रही है बस, तो अगर आप बैठे बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है, जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जरा बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जरा अब भी सीधी दिशा की ओर ही रहता है, इसीलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? कह रहा है क्षैतिज वृत्त, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज, ध्यान दीजिएगा। स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी में अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल में घूम रहा होता है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बातों को। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर आपको कुछ बातें नोट करना है तो कर सकते हैं, जब मैं बोलती हूँ तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ पे मैंने इतना लिख के आपको नहीं बता सकती। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं भी जान ले दोस्तों आप। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा आ रहा है, गतिज ऊर्जा इसमें गति आ रहा है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण करने की जो क्षमता आ जाती है, कार्य करने की कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत इसमें किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर ट्रिक से याद रखेंगे। अपेक्षिकता मतलब आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट। अपेक्षिकता यानी आ रहा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अपेक्षिकता आइंस्टीन होगा इसका आंसर, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था, याद है? ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था?
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। जहाँ ई बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर ऊर्जा, यानी एनर्जी, और एम बराबर द्रव्यमान यानी मास, और सी बराबर प्रकाश का वेग होता है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कर रहा है दोस्तों, यदि बल को न्यूटन यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में, क्या कर रहा है दोस्तों, बल को न्यूटन में, क्या कर रहा है दोस्तों, बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जूल में, किलोवाट में, किलोवेट में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ग्रेविट मीटर, वाट में, विक में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या होगा दोस्तों देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल में। यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो उसे किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है जूल में। किसी वस्तु पर लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं दोस्तों, कार्य किसे कहते हैं दोस्तों, किसी वस्तु पे बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रा दोस्तों जूल होता है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कार्य की ऐसा मात्रा दोस्तों पूछ रहा है, अभी पीछे जस्ट बता क्या हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाट, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है न्यूटन, सी में जूल, इपिक में से एक से अधिक, इपिक में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य की ऐसा मात्रा जूल होती है। और कार्य किसे कहते हैं भी मैंने बताया था। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कार्य क्या करना होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैंने तो इसका सॉल्यूशन मतलब बता देती हूँ, कुछ बता देती हूँ, इसका आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका करेंगे क्या दोस्तों, तो देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है, कार का द्रव्यमान। देखो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम और कार का प्रारंभिक वेग यू दिया हुआ है, कार का प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यू दिया हुआ है कार का प्रारंभिक वेग, और कार का अंतिम वेग दिया हुआ है दोस्तों, यानी भी दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम ये करेंगे दोस्तों कि इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में हम बदलेंगे। अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो हम 30 गुने 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो 25 बटा क्या आएगा, 3 आएगा, 25/3 आएगा। और इस देखिए दोस्तों कार का अंतिम वेग यानी भी देना, ये भी आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60 गुने 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड आया। फिर इसको हम क्या करेंगे, कार करना तो 1/2 एम भी स्क्वायर,
फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए 1/2 mv² माइनस 1/2 mu। देखिए दोस्तों, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 m गुने v² माइनस u² कॉमन ले सकते हैं कि नहीं दोस्तों। देखिए अगर फिर से इसको गुना करेगा तो यही आएगा आपका निकल कर। फिर इसके बाद तो आप लोग मान रख के बना ही सकते हैं, 1/2 मीटर, मीटर वही इतना लियो है 1500 किलोमीटर, और फिर मल्टीप्लाई करके ये दोनों का मान बैठा देना है, भी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यू का मान बैठा के आंसर ले आना। और इसका आंसर होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैंने बता दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार मेरे चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंतज़ार कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि अगले बच्चे को भी हेल्प मिल सके। और आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय।